आइए जी फटाफट आइए, पार्ट 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट में जो पार्ट का था, पार्ट 1 का, उसमें हमने अपना जो सेक्शन 44 वाली सीरीज थी वो कंप्लीट करवा दी थी। अब क्या करवाएंगे, चलो एक बात मैं और बता दूं आपको कि YouTube पर हम लोग लाइव आने वाले हैं आज से ही। आज शाम से तो आप YouTube पर जाकर लाइव सेक्शन में, अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे तो बाद में, अदरवाइज डेली बेसिस पर अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं तो डेली बेसिस पर आप एक बार जरूर देखना। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने हमेशा छोड़ा हुआ है कि कब हम लाइव आएंगे, ठीक है। तो MCQ है वो हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे YouTube पर। चलिए जी आइए फटाफट। सेक्शन है हमारा अगला, सेक्शन 40A। सेक्शन 40A 40A बात करके चलता है कि कौन कौन सी, बात करके क्या चलता है कि कौन कौन सी पेमेंट्स आपको डिसअलाउ कर दी जाएंगी, कौन कौन सी पेमेंट्स आपको डिसअलाउ कर दी जाएंगी। पेमेंट्स या फिर एक्सपेंस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। विच वन? सबसे पहले तो अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और आपको टीडीएस काटना जरूरी था, सेक्शन 40A मेनली टीडीएस की बात करता है, टीडीएस काटना जरूरी था, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो सरकार ये कहती है भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, आप टीडीएस मत काटो, हम आपका खर्चा डिसअलाउ कर देते। मजबूरी में आपको हर किसी का टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस इज जस्ट लाइक एडवांस टैक्स। टीडीएस एडवांस टैक्स का दूसरा वर्जन है। मेरी टैक्स लायबिलिटी बने या ना बने, अगर टीडीएस के प्रोविजन लग गए तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज वेल टीचिंग। अब मुझे मान लो कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आता है, ऑफर आया था उस टाइम पहले, वहां पर हम पढ़ा के आए, तो वहां पर हमारा क्या कटा, टीडीएस कटने लग गया। जबकि मेरी टैक्स लायबिलिटी आती ही नहीं थी, क्योंकि मेरी डिडक्शन इतनी है मेरे पास, वो मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती थी। तो उन्होंने फिर भी टीडीएस काट लिया। दैट मीन सरकार के पास एडवांस टैक्स पहुंच गया। हाँ जी। अब वो जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाई चांस मेरा टीडीएस नहीं काटता, तो वो जो खर्चा क्लेम करता मुझे पेमेंट देने का जो वो खर्चा क्लेम करता, वो खर्चा नहीं कर पाता क्लेम। क्यों? क्योंकि उसको डिसअलाउड हो जाता एज पर सेक्शन 40A। बात समझे? अगर मैं किसी को कोई पेमेंट कर रहा हूं और वो टीडीएस के प्रोविजन में आती है, तो आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे पेमेंट कर सकता हूं। अगर मैंने बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दी तो वो जो खर्चा होगा मेरा वो डिसअलाउ हो जाएगा। या फिर मैंने टीडीएस काट तो लिया लेकिन अपने पास रख लिया, तो भी वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहां पर बात यह आती है कि आप पेमेंट किसको कर रहे हो। पेमेंट आप दो बंदों को कर रहे हो, या तो रेजिडेंट को चाहे नॉन रेजिडेंट को, तो दोनों के लिए अलग अलग डिसअलाउबिलिटी है। कैसे? अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और आपने टीडीएस नहीं काटा जहां पर टीडीएस कटना चाहिए था, तो उस केस में आपको 100% का डिसअलाउंस है, मतलब पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हिंदुस्तान से बाहर पेमेंट चली गई, हिंदुस्तान की सरहद से बाहर पेमेंट चली गई, तो वो वापस नहीं आएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो इनको लगता है, मतलब इनकम टैक्स को लगता है कि हम इसका 30% डिसअलाउ कर देते। कितना? 30%। क्योंकि रेजिडेंट बंदा है, हो ना हो कल को परसों कल को टीडीएस कट जाएगा, पेमेंट आ जाएगी टैक्स के रूप में, सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। क्योंकि हिंदुस्तान का बंदा है तो चांसेस आर हाई कि पेमेंट आ जाए टैक्स के रूप में। बात समझे कि नहीं समझे? जी सर। इसमें एक और है इक्वलाइजेशन लेवी, जिसपे 6% कटता है टीडीएस।
लेकिन इक्वलाइजेशन लेवे आपके सब्जेक्ट में नहीं है, बट स्टिल हम थोड़ा सा उसको टचअप देकर चलेंगे, जो डिटेल्ड में है वो सीए फाइनल लेवल पर है। तो सेक्शन 40A पेमेंट और एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शंस। कौन कौन से हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, आइए जी फटाफट आइए। द फर्स्ट वन इज 40A1, 40A1A, 40A1B। ये किसके लिए है? नॉन रेजिडेंट के लिए। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, ये किसके लिए है? पेमेंट टू रेजिडेंट। बात समझ आई? अब नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट करते हैं, नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट करते हैं on which TDS has not been deducted or TDS deducted but not paid to the government, TDS deducted but not paid to government, उस केस में ये क्या करेंगे? 100% डिसअलाउ कर देंगे। 100% डिसअलाउबिलिटी है इस केस में। लेकिन अब बात समझना, अगर ये बंदा हुआ कौन? रेजिडेंट। अगर ये बंदा हुआ रेजिडेंट तो उस केस में ओनली 30% की डिसअलाउबिलिटी है। कितना? 30%। फटाफट उतारो, फटाफट उतारिए। TDS not deducted or TDS deducted but not paid to the government। तीसरा है आपका इक्वलाइजेशन लेवे। इक्वलाइजेशन लेवे होता क्या है? उतार लिया? फटाफट वीडियो पॉज करके उतार लो 1 सेकंड में। चलिए, इक्वलाइजेशन लेवे होता क्या है? इक्वलाइजेशन लेवे का मतलब है कि जब आप ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह की पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर 6% का इक्वलाइजेशन लेवे काटना पड़ता है और सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, चलो इक्वलाइजेशन लेवे 100% डिसअलाउ होगा। नॉन डिडक्शन ऑफ अरे क्या बन गया ये? इक्वलाइजेशन लेवे कितना डिसअलाउ कर देंगे? नॉन डिडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवे 100% डिसअलाउ। एक जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करते हो, उस टाइम पे इक्वलाइजेशन लेवे डिडक्ट होता है 6% के फ्लैट रेट पर। अगर आपने नहीं काटा इक्वलाइजेशन लेवे तो भी आपको वो खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। दैट मीन्स 100% की डिसअवेलेबिलिटी आती है। सर अलाउड कब होगा? जिस साल में काटोगे उस साल में अलाउ कर देंगे, या फिर जो काटा हुआ था जिस साल में जमा कराओगे। तो जिस साल में मोटा मोटी सरकार के पास पैसा पहुंचेगा टीडीएस का, इक्वलाइजेशन लेवे का, उस साल में वो अलाउ कर देंगे। गॉट इट माय पॉइंट? गॉट इट सर? चलिए, ये था 1। 2 है, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो
तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। अमेंडमेंट आई इसमें सेस और सरचार्ज की, इंक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज, इनकम टैक्स की भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती। पेमेंट एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज एंड वेल्थ टैक्स। अब इनकम टैक्स देखो कितना समझदार है, वेल्थ टैक्स अभी तक लिखा हुआ, जबकि वेल्थ टैक्स एबोलिश हो चुका है ऑलरेडी। ऑलरेडी 15-16 के आसपास ये एबोलिश हो चुका है, हट चुका है। अब वेल्थ टैक्स थोड़ी लगता है, फिर भी लिखा हुआ है, चल रहा है जी। तो आप इनकम टैक्स पे करो, वेल्थ टैक्स पे करो, डिसअलाउ हो जाएगा, कोई खर्चा इसका अलाउ नहीं होता। नंबर 3 है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। मेड बाय एम्प्लॉयर। मैंने बुक को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखवा दिया, बुक को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखवा दिया, इसी वाली को, समरी को और समरी में लिखवा दिया। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट मेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं उस पर टैक्स पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो एम्प्लॉयर को उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज पेमेंट मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। पेमेंट मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर रॉयल्टी और एनी अदर सम। कहने का मतलब ये है, ये वाला पॉइंट देखना ध्यान से एक बार। पेमेंट मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, कोई स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जैसे कंपनियां होती है ना स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की, तो वो क्या करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करती हैं कि आप हमें ये बिजनेस करने दे रहे हैं, ऐसा बिजनेस आपके स्टेट में करने दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की ही वो अंडरटेकिंग है भाई, नाम से ही देखो स्टेट गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग है, और आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहे हो। वो अंडरटेकिंग, वो कंपनी, वो फर्म, वो किसको पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को। किस बात का, रॉयल्टी का, या कोई भी एनी अदर सम। कह रहे डिसअलाउ, तुम्हें अंडरटेकिंग वो खर्चा हम अलाउ नहीं करने देंगे। क्यों, ये तो अपने आप को ही पैसा देना हुआ। जस्ट लाइक प्रोप्राइटरशिप में कोई अपने आप को सैलरी दे रहा है। हाँ जी, प्रोप्राइटरशिप में कोई अपने आप को सैलरी दे रहा है, कैसे अलाउ कर दे, नहीं अलाउ हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता सर। चलो आओ एक बार जरा बुक्स पर आओ, आइए आपका इंतजार था। 48 किधर गया, interest royalty fees for technical services any sum paid to non-resident payable out of India, condition for disallowance not deducted not paid, consequences 100% disallow हो जाएगा। deduction और payment in the subsequent year allowed as deduction, tax has been paid, जब पे करेगा तब allow कर दिया जाएगा। पेमेंट टू रेजिडेंट 30% की डिसअलाउबिलिटी है, नॉन डिडक्शन या नॉट पेड, जब भी आप पे करोगे तो साल में उसको अलाउ कर दिया जाएगा। सैलरी पेड आउटसाइड टू नॉन रेजिडेंट, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नॉट डिडक्टेबल टू एम्प्लॉयर,
exempt to employee. इनकम टैक्स पेड इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड एचईसी, ध्यान रखना सरचार्ज एंड एचईसी, पहले यहां पर शब्द लिखा था इनकम टैक्स, वो बोले हम तो सरचार्ज अलाउ करेंगे, किसी किसी पर सरचार्ज 37% तक चला जाता है, वो बोले सरचार्ज तो डेबिट करेंगे, तुमने तो इनकम टैक्स लिखा हुआ है। फिर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा अमेंडमेंट करके कि इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड एचईसी। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग को पेमेंट हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट हो रही है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के थ्रू, तो वो भी डिसअलाउबिलिटी में आएगा। मैंने शॉर्ट नोट्स में ये सारे के सारे पॉइंट कवर कर दिए। बोलिए समझ आया? आ गया सर। चलो 43B पर आओ, 43B पर आओ, एक्चुअल पेमेंट पर। 43B मैं इस चैप्टर में कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं पहले प्रोविजन करवा दूं, फिर मैं एक साथ क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्त, एक साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी उसमें क्या है थोड़ी सी मजबूरी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कहां पर टीडीएस कटेगा। अब एक स्पेसिफिक के पीछे मैं क्वेश्चन ढूंढने नहीं जाऊंगा। अब बात समझना, पहले हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में ये थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा समझा के डायग्राम बनवा के, और जहां जरूरत थी मैंने वहां डायग्राम आपका बनवा दिया है। मैं पहले कह रहा हूं पूरा एकदम रट कर जाना है, पूरा रट का मतलब एकदम घोट पी के अंदर डाल के एकदम नस नस में समा जाना चाहिए इनकम टैक्स, और अब तो जीएसटी एज वेल। ठीक है, ठीक है जी। चलो एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस, कुछ ऐसी पेमेंट इन्होंने रखी सरकार ने, कुछ ऐसी पेमेंट है जो इनको होनी है, कुछ ऐसी पेमेंट है जो जेन्युइनली उनको पहुंचनी चाहिए, तो वहां पर इन्होंने बोला कुछ पेमेंट ऐसी हैं जो आप प्रोविजन बेसिस पर खर्चा क्लेम नहीं कर सकते, उनकी आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू पे इफ यू वांट टू क्लेम एक्सपेंस, देन यू हैव टू पे सच अमाउंट बिफोर फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट। दैट मीन्स आपको स्पेसिफिक खर्चे इन्होंने दे रखे हैं, यहां पर स्पेसिफिक खर्चे इन्होंने दे रखे हैं। आपको अगर ये वाले खर्चे करने हैं, आपको अगर ये वाले खर्चे करने हैं, तो हम आपको खर्चा अलाउ कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। बिजनेसमैन को बोला इन्होंने आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी जब भी साल खत्म होगा। जैसे ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, तो आपको पेमेंट कब तक कर देनी है इंडिविजुअल के केस में? 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2024 तक। अगर आपने वहां तक पेमेंट कर दी, वेल एंड गुड, आपको खर्चा कर दिया जाएगा। अगर आपने वहां तक पेमेंट नहीं की, तो फिर आपको अगले साल खर्चा अलाउ किया जाएगा। सर 31 जुलाई ही क्यों ली? क्योंकि जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे उस दिन आपको पता होगा कि इस खर्चे की पेमेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो भाई रिटर्न फाइलिंग में ही आप अपना प्रॉफिट बढ़ाकर चलना। मान लो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल तक आपको पता होगा कि मैंने ये पेमेंट कर दी या नहीं की। अगर नहीं किए तो ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, अपना प्रॉफिट बढ़ा लेना पहले, तब जाकर रिटर्न फाइल करना। ये मत बोलना मेरी रिटर्न गलत भरवा दी। अब बोलते कैसे अच्छा लगते, चलो अगले साल की 31 दिसंबर तक, मान लो उन्होंने ये प्रोविजन लिखता होता ड्यू डेट की जगह, ड्यू डेट रिटर्न फाइल कब कर दी? 31 जुलाई को। खर्चा कब तक है? 31 मार्च तक, 31 दिसंबर तक। तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि 23-24 को तो रिटर्न ही गलत चलेगी, क्योंकि दिसंबर में जाके तुमने खर्चा डिसअलाउ कर दिया। तो वहीं तक आप खर्चा डिसअलाउ कर सकते हो जब तक सरकार के पास रिटर्न जा रही है। अब रिटर्न ही चली गई, फिर करते रहो डिसअलाउ, फिर क्या फायदा? अब रिटर्न सरकार को भर दी तुमने जुलाई में, अब मान लो इसकी ड्यू डेट होती 31 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं, क्या फायदा? रिटर्न तो जा चुकी है, खर्चा अलाउ हो चुका है, अब करते रहो डिसअलाउ। किसको डिसअलाउ करोगे? डिसअलाउ का मतलब ही है कि आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन सही से करें। ठीक है, ठीक है जी। एक एक करके सारी की सारी पेमेंट डिस्कस करते हैं। एक्चुअल पेमेंट कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ओनली। चलिए जी,
कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं, हाँ जी, आपको पेमेंट कब तक कर देनी है, पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI ऑफ सच प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है, दैट मीन्स इंडिविजुअल केस में 31 जुलाई। बाकी के केस में आज डिस्कस कर लेंगे कि किसमें 31 अक्टूबर होती है, किसमें 30 नवंबर होती है। चलो, अगर आप सरकार को कोई भी पैसा दे रहे हो, टैक्स का, ड्यूटी का, सेस का, फी का, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड लेविड अंडर एनी लॉ, आप किसी भी लॉ में कोई भी पेमेंट कर रहे हो, टैक्स की, ड्यूटी की, सेस की, फीस की, कोई भी आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब सरकार आपसे ये कहना चाहती है, देखो भाई बिजनेसमैन मेरी बात सुनो, अगर तुमको कोई भी पेमेंट मुझको करनी है तो वो आपको ड्यू डेट कर, ITR की ड्यू डेट तक कर देनी है। मतलब मेरा पैसा टाइमली मेरे तक पहुंच जाना चाहिए। अगर मेरा पैसा टाइमली मेरे तक नहीं पहुंचा, मैं वो खर्चा डिसअलाउ कर दूंगा, वो आपको अलाउ नहीं होगा। दूसरा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्वेशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड। मतलब एम्प्लॉयर, बात सुन, अगर तू कंट्रीब्यूट कर रहा है इन फंड में तो अपना पैसा टाइमली दे दियो, टाइमली दे दियो, वरना मैं तुझे डिडक्शन अलाउ नहीं करने दूंगा, क्योंकि एम्प्लॉइज की बात है। अब इसमें भी अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो ये फंड भी मोटा मोटी सरकार के पास ही रहते हैं। तो बेशक पैसा एम्प्लॉय का है, PF फंड का पैसा है, एम्प्लॉय को मिलेगा, लेकिन जमा किसके पास रहता है, सरकार के पास। तो दोनों पैसे, एक पूरा सरकार का हक है, इस पे सरकार का हक नहीं है, लेकिन जमा तो सरकार के खाते में ही होगा। हाँ जी, चलो, बोनस दे रहे हो किसी को, कमीशन दे रहे हो, लीव सैलरी टू एम्प्लॉइज, अगर आप बोनस, कमीशन, लीव, सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉय को, डबल ई का मतलब एम्प्लॉय, तो उस केस में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब वही सरकार के बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इनका पैसा, इन तक ब्याज का पैसा, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन। अब लोन को डेबिट थोड़ी करोगे P&L में, इंटरेस्ट को ही तो डेबिट करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन को। तो वो कह रहे हैं सरकार का पैसा सरकार तक टाइमली पहुंच जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और एडवांस फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपको बैंक को कोई पेमेंट करनी है इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, तो आपको वो टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा। एनी सम पेबल बाय एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ लीव स्टैंडिंग, लीव क्रेडिट वाला। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम टेकिंग NBFC, अगर आप NBFC से कोई पेमेंट ले रहे हैं, दैट मींस इंटरेस्ट इसने यहां पर ले आया, यहां पर ले आया और यहां पर ले आया। कहने का मतलब लोन वाले इंटरेस्ट तो इसने मोटा मोटी सारे कवर करके चले। एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, अरे आप रेलवे की पेमेंट भी टाइमली कीजिए। देख रहे हो, मतलब 43B मोटा मोटी इर्द गिर्द सरकार के अराउंड ही घूमता है। सरकार भूखी बैठी कह रही भाई बात सुन बिजनेसमैन, प्रोविजन बुक मत करके मेरा खर्चा 2 साल बाद पे करूंगा, ना 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 ना, मेरा खर्चा तुरंत, सॉरी मेरी इनकम तुरंत मेरे को दे देना। क्या है, आप सोचो, इंडियन रेलवे, सर हम कहा इंडियन रेलवे की एसेट यूज करते हैं, सर हम तो बैठते हैं उसमें, टिकट लेते हैं और चले जाते हैं, गंतव्य स्थान तक उतरते हैं, पैसा तो एडवांस में ही रहता है। टिकट विकट बुक करा ली तो, रेल की टिकट बुक करा ली, एडवांस जाता है, उधार कहां जाता है। तो बाई चांस अगर कोई मैनेजर ट्रिप पर भी गया और वो कोई खर्चा क्लेम करना है इंडियन रेलवे का, तो वो कर सकता है क्योंकि एडवांस में पेमेंट होती है। तो मुझे लगता है ये उसकी बात कर रहा होगा, नो, ये बात कर रहा है अगर आप इंडियन रेलवे की कोई एसेट्स यूज करते हो। सर हम कहां एसेट्स यूज करते हैं, सर इंडियन रेलवे कब से एसेट यूज करने देने लगे, आप उसके बोर्ड यूज करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, याद आया, इंडियन रेलवे अंदर रेल के डिब्बों के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट लगी रहती है। तो अगर आप उसकी पेमेंट कर रहे हो तो वो टाइमली कर देना, सरकार का पैसा सरकार को तुरंत दे देना। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल इनटू डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट नॉट डूम्ड टू बी डीम्ड टू बी पेड, कहने का मतलब ये है। अब यहां पर देखिए लोग बाग कितनी शातिरगिरी करते हैं।
इंटरेस्ट पेबल था। क्या था? इंटरेस्ट पेबल। स्पेसिफिकली लिखना पड़ा ये पॉइंट, इंटरेस्ट पेबल था, किसी लोन पर इंटरेस्ट पे करना है लेट से। अब आपने क्या किया, वो इंटरेस्ट पे नहीं किया और आपने एक जर्नल एंट्री, सुंदर सी जर्नल एंट्री पास कर दी कि जो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इशूड, पीएनएल से बाहर, पीएनएल के डेबिट साइड से, पीएनएल के डेबिट साइड से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट पेबल बाहर, खर्चा आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, और एक और जर्नल एंट्री डाल दी, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इशूड। दैट मींस जो खर्चा आपको पे करना था, जो इंटरेस्ट आपको पे करना था एक्चुअल में, वो आपने पेबल के थ्रू डिबेंचर इशू कर दी। वो कह रहा है नहीं चलेगा, यू हैव टू पे अमाउंट फॉर दैट, अमाउंट फॉर दैट। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल, आप इंटरेस्ट पेबल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट नॉट बी डीम्ड टू पेड, हम उसको पेड नहीं मानेंगे। कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट, देखे ना जी, कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इनटू फ्रेश लोन डिबेंचर बाय बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। ठीक है, आप उसमें कब कर देंगे, जब आप उसको पेमेंट कर देंगे। बाई चांस मान लीजिए डिबेंचर में कन्वर्ट किया, इस साल अलाउड नहीं होगा, आपने 10 साल बाद जाके वो डिबेंचर की पेमेंट की है, उस साल अलाउड होगा। कन्वर्जन ऑफ अनपेड सेल टैक्स इनटू लोन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये अलाउड हो जाता है। इफ अनपेड सेल टैक्स इज कन्वर्टेड इनटू लोन बाय स्टेट गवर्नमेंट इट शैल डीम्ड टू हैव बीन पेड, दस डिडक्शन शैल बी अलाउड, ये अलाउड हो जाता है, ये अलाउड है। सरकार कर रही है भाई कन्वर्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, ये अलाउड हो जाएगा। आप समझो बात को, ये चीज अलाउड हो जाएगी। अगर आप सेल टैक्स को कन्वर्ट करके लोन में कन्वर्ट कर रहे हो तो सरकार की सिरदर्दी, हमें क्या मतलब। ठीक है, चलिए, ये एक अमेंडमेंट आई है आपके पास, हाँ जी, ये एक अमेंडमेंट आई है, बस इतना ही था, सेक्शन इतना ही था। ये एक अमेंडमेंट है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। आज के टाइम पर अगर आप आर्टिकलशिप तो नहीं करते, खैर अगर आप किसी अपने सीनियर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछोगे ना, इसने भूचाल ला रखा है इंडस्ट्री में, बजट 2023 में ऐसी चीज ले आए ये लोग, ऐसी चीज ले आए ये लोग कि पूछो मत बात। पेज नंबर है 8.37, 8.37 पेज नंबर। ये क्या बोलते हैं, आजकल ये चर्चा का हॉट टॉपिक है आज के टाइम पर भी, 24 फरवरी 2024 को, इतनी है ना, डेट चेक करनी पड़ती है बार बार मुझे, 24 फरवरी 2024 को ये हॉट टॉपिक है। क्या है टॉपिक ऐसा, ये कहता है अगर आपको पेमेंट करनी है कोई भी सम, उसने शब्द क्या लिखा, एनी सम, एनी सम, पीछे मत देखो, इधर 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 फोकस, इधर है दिमाग में, इधर छपा हुआ मेरे, ये पीछे जो लिखा है सारा इधर छपा, बस यहां से आपके दिमाग तक ट्रांसमिट करना है। वो कह रहा है कोई भी सम आप पे करो, किसको, एमएसएमई, एमएसएमई, आप कोई भी सम पे कर रहे हो, एमएसएमई नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दो को लिया इसने, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो वो पेमेंट आपको एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। अब 43B क्या कहता है, 43B यही कहता है साहब, कोई भी आप 8-10 पेमेंट्स हैं जो मैंने बताया 43B में, ये वाली 8-10 पेमेंट्स हैं, ये सारी की सारी आपको कब तक कर देनी है सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI। लेकिन इसके लिए इसने इतना भी टाइम नहीं दिया, इसके लिए इसने इतना भी टाइम नहीं दिया, इसने बोला ये नहीं चलेगा, आप अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट एक फिक्स टाइम लिमिट में कर देनी है, उसमें ROI का कुछ वो नहीं है, इंटरफेयर नहीं है। अब ये टाइम लिमिट कितनी है ये हम अभी देखेंगे, वेट। आपको जो भी पेमेंट है वो, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेट से मैंने किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोई पेमेंट करनी है,
लेट से मैंने ये कंप्यूटर मंगवा लिए, जितना भी ये तामझाम लगा है मेरे सामने स्टूडियो में, ये सारा का सारा मंगवा लिया, ठीक है। सामने वाला माइक्रो इंटरप्राइजेस थी या स्मॉल इंटरप्राइजेस थी, मैंने ये सारा मंगवा कर, मान लो ये रेवेन्यू खर्चा है, और मैंने अपना P&L में डेबिट करना शुरू कर दिया। बोला कर ले, क्या दिक्कत है। अब मैं इसकी पेमेंट कब करूंगा, तो सरकार इस सेक्शन के थ्रू, इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या कहती है कि आपको ये पेमेंट करनी है। मैं गया दुकान पे, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ना मुझे कंप्यूटर वगैरह चाहिए, कुछ वायर चाहिए, ये चीज चाहिए। बोले ठीक है साहब मिल जाएंगी। मैंने कहा यार तू और मैं एक एग्रीमेंट करते हैं। किस बात का एग्रीमेंट, कि मैं ना पेमेंट तुझे 6 महीने में दूंगा, पेमेंट तुझे 6 महीने में दूंगा। अब वो बेचारा भोला भाला स्मॉल एंटरप्राइज, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी है, उसको थोड़ी पता है कि ये अमेंडमेंट्स आ गई हैं। वो बोले ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में दे देना बाबूजी, क्योंकि मेरा आना जाना वहां था, जब से मैं सीए बना था उसी से सारा सिस्टम विस्टम ये वो मैं वहीं से खरीदता था। उसने बोला चलो ठीक है, बोलिए साहब कर देना। अब सरकार ये कहती है आके चुपचाप उसको P&L में डेबिट नहीं करने का, वो आपको खर्चा अलाउ नहीं करेंगे हम। तो कब करेंगे बोला, वो कहता वो पेमेंट आपको, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था, 6 महीने का, कि मैं आपको 6 महीने में पेमेंट कर दूंगा। वो कहते तेल लगाने गए 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा ये 45 दिन हो सकते थे, 45 दिन, बात समझना, ज्यादा से ज्यादा ये 45 दिन हो सकते थे। 45 दिन से ज्यादा का भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स मैक्स टू मैक्स अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 45 दिन अपर कैप लग जाएगी। अगर 35 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर 35 दिन, अगर 30 दिन का है 30 30, 25 25, अगर 50 डेज का है तो फिर 45 अपर कैप लग गई। मुझे 45 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैंने वो पेमेंट नहीं की, फिश, आपको ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। जब आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपको ये खर्चा अलाउ होगा, जिस साल में आप पेमेंट करेंगे। सर अगर मेरा और उसका कोई और एग्रीमेंट ही ना रहा, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बस उसको बोल के आ गया चल यार ठीक है मैं तेरी पेमेंट करवाता हूँ, भिजवाता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब भिजवाता हूँ, कितने दिनों में भिजवाता हूँ आई डोंट नो, तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। 15 डेज अलाउड ओनली। मोस्ट इंपोर्टेंट रट लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। प्रैक्टिकली भूचाल है इसका, प्रैक्टिकली भूचाल है। बहुत डिफिकल्टी है यार, इतना जल्दी फ्रीक्वेंसी कैसे, कैश फ्लो नहीं होता मार्केट में इतना जल्दी, जितना जल्दी इसको बना दिया गया। बात समझ आई, ठीक। आइए अब पढ़ाऊंगा, एकदम तसल्ली से आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। क्या कहता है, एनी सम पेबल बाय एसएससी टू माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ एमएसएमई एक्ट। टाइम लिमिट क्या दी गई है मैं बताता हूं। would be allowed as deduction only in that previous year in which such sum is actually paid। मैं इसको अलाउ तब करूंगा उस साल में जिस साल में आप इसकी पेमेंट करोगे, अगर ये बियॉन्ड लिमिट्स है। अब लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है इफ देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट, मेरा और उसका रिटन एग्रीमेंट था साहब 6 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, विच कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज, जो 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। वो तो अनपढ़ था बेचारा दुकान वाला, उसको क्या पता, मैंने उसके साथ चालाकी से 6 महीने का रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया। ईना चोल में 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आपको ऑन और बिफोर एग्री डेट बिटवीन देम इन राइटिंग। अगर 6 महीने का है तो एग्री डेट 6 महीने नहीं होगी, 45 दिन, ठीक है, ठीक है। इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज यू हैव टू मेक पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, अदरवाइज सच एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। वो एक्सपेंस, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। बात समझे, समझे सब। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बनाया आपके लिए। Mr. Joy, Khushi. Mr. Joy has purchased goods of rupees 15,000 from PK and Company, a micro enterprises, on 5th of March 2024. As per the written agreement, payment has to be made by 8th of April 2024. 8th of April, मुझे बताइए क्या ये 45 दिन से ऊपर है? नो सर, विद इन 45 डेज है, ठीक है। Mr. Joy follow the mercantile accounting. Case 1, if Mr. Joy paid the sum on 6th of April,
कोई दिक्कत है? 8 अप्रैल से पहले पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर जॉय पेड द सम ऑन और बिफोर 8th अप्रैल, द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 23-24। If Mr. Joy paid the sum on 14th of April, मतलब 8 तारीख के बाद पेमेंट की जा रही है, 8 तारीख के बाद पेमेंट की जा रही है, तो क्या कहता है? जॉय पेड द सम बियॉन्ड 8, द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 24-25। अगले साल जाकर खर्चा क्लेम करना भाऊजी, इस साल कोई खर्चा नहीं मिलेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होंगी और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होंगी, एक बार देख लीजिए प्लीज। वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर काम है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर काम है, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 25 लाख से कम होनी चाहिए माइक्रो के लिए। और अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो इक्विपमेंट में इंस्टॉलमेंट अप टू 10 लाख तक ही चलेगी। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस उससे बड़ी, तो वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, तो 25 लाख से ज्यादा बट 5 करोड़ से कम, डजंट एक्सीड 5 करोड़, 5 करोड़ तक। और अगर सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ तक, एक्सीड 10 लाख डजंट 2 करोड़। ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, हो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इन 2 लाइनों पे। यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा, यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा। यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस एंड सच नोटिफाइड आइटम शैल बी एक्सक्लूडेड। वो आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये लिमिट्स एकदम रट जाना और ये वाला प्रोविजन रट जाना। मतलब ये पेज तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बाय हार्ट। मैं आपको दे रहा हूं 5 मिनट, लगाओ इसको शुरू से लेके आखिरी तक। एक ही पेज है पूरा, एक ही पेज है, ये देखो एक ही पेज पर पूरा का पूरा कंप्लीट है। रट लो इसको, पी जाओ इसको, निगल जाओ इसको, बस करो जल्दी फटाफट, फटाफट करो इसको जल्दी से जल्दी। फोर्टी थ्री बी आपका खत्म हुआ। यहां इस वाले को रट लो भाई, कह रहा हूं। हाँ जी, बात समझ आई? जल्दी करो फटाफट, देखो एग्जाम्पल भी देखना साथ में, एग्जाम्पल भी देखना साथ में। चलिए जी, चल सकते हैं, बोलो फटाफट। बोलिए।
आइए जी, फोर्टी थ्री सीबी, 43 CB, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन revenue recognition in construction and service sector। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर। देखिए बात उस जमाने की है जब आए थे ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। अब हुआ यूं कि ये इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ले आए, लॉ में इंप्लीमेंट करवाने लग गए। अब लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, प्रेसिडेंट के साइन चाहिए। ये बोले नहीं जी हम तो ऐसे ही पार्लियामेंट वो करेंगे। लोग बाग कोर्ट में चले गए, बोले जी ये क्या चल रहा है, ICDS लॉ आ गया नया, बिना पार्लियामेंट के, बिना अप्रूवल के, बिना प्रेसिडेंट के। कोर्ट ने स्टे लगा दी, बोला जी रुको क्या हो रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या। इनकम टैक्स वालों से बर्दाश्त नहीं हुई, तुरंत सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए, अमेंडमेंट। किसमें? इनकम टैक्स में। जो बात ICDS में लिखी थी, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स में लिखी थी, वो सारी की सारी उठा के इसमें डाल दी, इनकम टैक्स। बोले जी एप्लीकेबिलिटी करवाओगे तुरंत। अब सीएज देखिए, क्लाइंट को बचाना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही ICDS आए, इतनी लॉ में चेंजेस हुए, तुरंत इंपैक्ट क्लाइंट के ऊपर हैवी जा रहा था। सीएज ने रिट पिटीशन फाइल करी, इसको डेफर करवाया। बोले जी डेफर करो इसको, अभी अप्लाई नहीं कर सकते इन सेक्शंस को, आप ऐसे नहीं कर सकते, बहुत नुकसान हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। चल ICDS में क्या था, आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में सब कुछ दिया गया, सब कुछ। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स कि आप ऐसे ऐसे इनकम कंप्यूट करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ये तो रही ICDS की बात। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर में देखिए, कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी चोरी होती थी। आप देखते होंगे सिक्का ग्रुप आता था एक, या बहुत से कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे हैं जो बिल्डिंगें बना देते हैं, लोगों से पूरी की पूरी पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते, उसको कंप्लीट नहीं करते। कंप्लीट क्यों नहीं करते? अगर कर दिया कंप्लीट तो प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट, प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा अथॉरिटी से, MCD से, म्युनिसिपैलिटी से, और वो आते ही कंस्ट्रक्शन को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और जितना जल्दी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उतना जल्दी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये लोग क्या करते थे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करते जब तक इनका कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट कब माना जाएगा? जब इनको COC मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा म्युनिसिपैलिटी से। तो क्या करते, जान पूछे कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ देते थे। जैसे पूरी सोसाइटी डेवलप कर दी, मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा छोड़ दिया, म्युनिसिपैलिटी तो नहीं देगी सर्टिफिकेट। 2 फ्लैट छोड़ दिए ऊपर के, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट है, लोग बाग रह रहे हैं, पैसे आ गए, सब कुछ, सरकार बोली क्या चल रहा है, पूरी सोसाइटी डेवलप है, 5-5 साल हो गए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे? कह रहा जी कंप्लीट कहां हुआ है, हमारे पास COC है ही नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सबसे पैसा उठा लिया, फ्लैट अभी नहीं चढ़े मान लो, अभी कोई नहीं आया उस पर, लेकिन पब्लिक से तो पैसा आ जाता है इंस्टॉलमेंट में, एडवांस में। ना चौल में तुम्हें पेमेंट परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पर करनी पड़ेगी। दैट मीन जितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया उतना आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इनके लिए आया परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। ये भाई साहब सर्विस सेक्टर, जैसे मैं, बैच शुरू कब से हुआ? नवंबर 24 के लिए 19 फरवरी से। अब 19 फेब से बैच शुरू हुआ, बैच कंप्लीट कब होगा सर? मार्च अप्रैल में जाकर कंप्लीट होगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करूंगा सर? अप्रैल में। 1 साल से टैक्स डेफर कर दिया मैंने, मैं 23-24 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। जबकि पैसा कब आ गया होगा सर? एडवांस में आ गया होगा, 19 फरवरी से पहले पहले पेमेंट आ गई थी। हाँ जी सर। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करूंगा? अगले साल में जाके, टैक्स डेफर कर दिया मैंने।
सर्विस सेक्टर वाले भी चालाक, तो इनको भी समझाया गया, इनको भी समझाया गया भाई साहब सुनो, होले 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 होले, स्लोली स्लोली। अगर 90 डेज की सर्विस है, 90 डेज से कम की अगर सर्विस है, अगर आपकी 90 डेज से कम की सर्विस है, तो आप ठीक है कंप्लीशन पर करो, जब आपका सर्विस कंप्लीट हो आप उस टाइम पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। अगर 90 दिन से ज्यादा है, 90 दिन से ज्यादा है, 90 डेज या लेस है तो ठीक है कंप्लीशन मेथड, नहीं तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। दैट मींस आपको वही जितना कंप्लीट हुआ उतना आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे, बहुत सिंपल सा बात थी। रेगुलर क्लास में 2 पेज लिखवाता हूं इस पे, उस 2 पेज का निचोड़ इस डायग्राम पर बनवाता हूं। सिर्फ आपको मैं ये दे रहा हूं, वो उस टाइम पर रेगुलर वालों के लिए, ये एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि बैच अपना क्या है एग्जाम ओरिएंटेड। चलो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। सर्विस में दो बात आ गई, आप 90 डेज और लेस की सर्विस देते हो, मोर देन 90 डेज की सर्विस देते हो। अगर आप मोर देन 90 डेज देते हो तो एसएलएम बेसिस फॉलो करो, जितना सर्विस दे दी उतना रेवेन्यू बुक करो, और 90 डेज और लेस करते हो तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सॉरी कंप्लीशन मेथड फॉलो करो। जब सर्विस कंप्लीट हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर कंप्लीशन मेथड है, यहां परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जितना जितना परसेंटेज कंप्लीट होता रहा उतना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो कंस्ट्रक्शन में, लेकिन यहां पर क्या है कंप्लीशन मेथड, जब सर्विस पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। इसका एक एग्जांपल लिखवाता हूं आपको। मान लो आपकी सर्विस थी जनवरी 23 टू जुलाई, सॉरी जनवरी 24 टू जुलाई 24 तक की, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? आप जनवरी, फैब, मार्च का जो रेवेन्यू है वो आप रिकॉग्नाइज करेंगे 23-24 में, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे वो 24-25। उतारो जी फटाफट, एक बार फटाफट उतारो, ये लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके सामने है। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? समझ आंदा है? आंदा है सर। चलो आइए, आपका इंतजार है। जिस बच्चों ने नहीं उतारा था पहले यहाँ से उतारना शुरू करो, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लेना, उतार लेना। हाँ जी, मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? सर मजा आया, मजा आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, अगर मजा नहीं आया तो फिर क्या फायदा। आओ बुक्स में आओ,
43 कंप्लीट हो चुका है जी सर, कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट टू रिलेटिव, यस सर, कंप्लीट 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 जर्नल रिडक्शन वाला कंप्लीट हो चुका है जी सर, कंप्लीट हो चुका है। ये अमेंडमेंट कंप्लीट करवा दी थी मैंने। 1 2 3 पॉइंट थे इसमें, आपको बताया था कि आप कोई भी प्रोहिबिटेड लॉ में आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट आपको डिसअलाउ हो जाएगी, रूल्स रेगुलेशन तोड़ते हो या फिर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अगर आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस करवाते हो तो ये पेमेंट क्या होगी, डिसअलाउड, नॉट अलाउएबल। हाँ जी, कंप्लीट मैं ये देखता चल रहा हूं क्या इनकम्प्लीट रह गया। चलिए, अब मोटा मोटी जो आपका चैप्टर बचा ना वो 2 पार्ट्स में बट गया, मोटा मोटी मैं जहां तक देख पा रहा हूं। अब सिर्फ आपका एक तो डेप्रिसिएशन रह गया, मेन जो कराना, एक साइंटिफिक रिसर्च है। डेप्रिसिएशन मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, और एक साइंटिफिक रिसर्च मेजर पार्ट है इस चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हम करेंगे दब के प्रैक्टिस इस चैप्टर के पूरे चैप्टर, ये ध्यान रखना। तो जितने भी प्रोविजन मैंने आपको बताए हैं सारे बाय हार्ट लाइन लर्न कर लो, लर्न। जितने भी प्रोविजन है, एक भी प्रोविजन छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रोविजन छूटा वहीं पर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, वहीं पर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सेक्शन 36 लिखो। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं सेक्शन 36 के। सेक्शन 36 सेक्शन 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 कहता है कुछ मिसलेनियस खर्चे हैं वो हम आपको अलाउ करेंगे। देखिए क्या कहता है जमाना, सेक्शन 36 देखिए, आ जा भाई, कहां छुप गया? मिसलेनियस डिडक्शंस। मिसलेनियस डिडक्शन में एक एक पॉइंट करके मैं लिखवा देता हूं, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना। मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं और पूरा आपको नोट लिखवा रहा हूं, हाथ से नोटिंग करवाऊंगा, इन सब की हाथ से करवाऊंगा नोटिंग, बस इतना ही था। ठीक है, आओ फटाफट। सबसे पहले सेक्शन 36 डिस्कस करता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की। सर कौन से लोन की? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, अप टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन। देखिए अप टू द डेट को तो कॉस्ट में ऐड कर देंगे मशीनरी की, ऐड टू कॉस्ट ऑफ मशीन, और इसको P&L में डेबिट कर देंगे। ये क्या था सर इतना जल्दबाजी में? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि आपने कोई अमाउंट बोरो की, फिर आप कोई मशीनरी लेकर आए हो। जब आप मशीनरी लेकर आए हो तो जो आपने लोन लिया हुआ है वो लोन का खर्चा डेबिट करोगे। जी सर। अब जब तक बाई चांस कई बार क्या होता है, लोन ले लिया आपने, मशीनरी नहीं आई है, मशीनरी नहीं आई है, 2 4 6 महीने लग गए, तो वो कहता है जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करते इस मशीनरी को,
तब तक का जो भी इंटरेस्ट है आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर दो, और इंस्टॉल होने के बाद जो भी इंटरेस्ट है वो P&L में डेबिट करो, खत्म, पॉइंट एक खत्म। सिर्फ इतना ही था, सिर्फ इतना ही था। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर बिजनेस, interest for the period after the asset put to use is allowed as deduction. After the asset is put to use. Interest payable for the period before the asset is put to use. Before the asset is put to use, capitalized and added to cost of acquisition of assets, not deductible. ये allowed नहीं होगा आपको, ये allowed नहीं होगा आपको। Interest on capital not deductible. Guaranteed interest paid to shareholder not deductible. Interest paid on money borrowed for payment of dividend deductible. ये तो मैंने आपको बताया है, डिविडेंड IFS जब पढ़ रहे थे हम तब ये पॉइंट करवाया था कि इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिडक्टेबल। इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए कोई पेमेंट है, नॉट डिडक्टेबल। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर ऑब्वियसली डिडक्टेबल। AOP टू मेंबर नॉट डिडक्टेबल। बात समझ आई कि नहीं आई? 2 मिनट लगा के इसको पढ़ो एक बार ध्यान से, एक एक पॉइंट पढ़ना है, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट पढ़ो इसका। एक एक पॉइंट पढ़ो। सर आप तो हटो आगे से। ठीक है जी, मैं हट गया आगे से। चलें, चलिए। पॉइंट नंबर 2 है इसका कि कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंस। मैं सिर्फ बुक को ही शॉर्ट और उसमें डायग्राम में बनवा रहा हूं, इसको ध्यान रखना, इसलिए मैं साथ साथ में आपको नोट्स दिखा रहा हूं कि बच्चे कंपेयर करते रहना। कंपनी इनकर्ड expenditure on family planning, promotion of family planning। अभी तुम लोग मत सोचना ये फैमिली प्लानिंग अभी तुम्हारे एरिया से बाहर की बातें हैं। अब इसमें 2 तरह के खर्चे होते हैं। सर 2 तरह के खर्चे होते हैं प्रमोशन और फैमिली प्लानिंग में? प्रमोशन हो रहा है, फैमिली प्लानिंग पर खर्चा नहीं हो रहा, उसके प्रमोशन पर खर्चा है मेरे भाई। 2 तरह के खर्चे हैं, कौन कौन से? एक रेवेन्यू, एक कैपिटल, बरोबर। अगर रेवेन्यू खर्चा हुआ, अगर रेवेन्यू खर्चा हुआ तो वो तो इसी साल मिल जाएगा। और होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू है तो अलाउड इन द सेम ईयर, अलाउड इन द सेम ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है कब अलाउ करेंगे? अलाउड 1/5 ओवर द 5 ईयर। मतलब हर साल आपको 1/5 अलाउड होगा, हर साल आपको 1/5 अलाउड होगा। कंपनी इनकर्ड एक्सपेंडिचर, ध्यान देना कंपनी है भाई साहब, प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, LLP नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है। कंपनी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड इन द सेम ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड 1/5 ओवर द 5 ईयर, 1/5 ओवर द 5 ईयर। बोलिए, आइए दिखाता हूं मैं आपको जलवा। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग क्या कहता है?
कहता है अगर आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो अलाउड इन द प्रीवियस ईयर, जिस साल में इनकर्ड हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर अलाउड इन 5 ईयर्स। ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर सेम एज ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था वैसे वैसे आप इसको भी कंसीडर करके चलेंगे, मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड, अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड, जैसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। बैड डेप्ट्स पर आओ, अगला पॉइंट है बैड डेप्ट्स आपका। बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं ये, वो कहीं से भी पूछ सकता है इतने छोटे छोटे पॉइंटों में से। बैड डेप्ट, एक्चुअली बैड डेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। एक तो आपका एक्चुअली में पैसा डूब गया बिजनेस में, डेटर्स ने पैसा दिया ही नहीं, बैड डेप्ट हो गया। डेटर्स थे, बैड हो गए, बैड हो गए, डेट्स, बैड डेट्स, एक्चुअली में पैसा चला गया, तो इसका तो खर्चा अलाउड हो जाएगा, आप डेबिट कर दो। बट प्रोविजन आपको लगता है कि बैड डेप्ट हो जाएगा, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड एट ऑल, डिसअलाउड, डिसअलाउड है। डिसअलाउड हो जाएगा। एक एक करके 2-4 पॉइंट लिखेंगे बैड डेप्ट के लिए ही, जो आपके एग्जाम में अभी तक प्रैक्टिकली पूछे। मैं आपको लाइन बाय लाइन लिखवा देता हूं। बैड डेप्ट ऑफ discontinued business disallowed. Bad debt of discontinued business disallowed. Bad debt claim by successor, bad debts successor, yes allowed. सक्सेसर, नए बिजनेस वाला, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बन गई, एक से दो कंपनी बन गई, तो जो भी सक्सेसर पार्टी होगी क्या उसको बैड डेप्ट अलाउड हो जाएगा? क्लेम कर लिया अगले वाले ने जाकर, यस अलाउड हो जाएगा, यस अलाउड हो जाएगा। अगर बाई चांस बैड डेप्ट की रिकवरी हो जाती है तो ये इनकम होगी आपकी, या फिर कहूं डीम्ड इनकम होगी आपकी, अंडर सेक्शन 41(4). हमें अभी पढ़ना है वो सेक्शन 41(4), डीम्ड इनकम। बैड डेप्ट के छोटी छोटी मगर मोटी बातें बैड डेप्ट्स को लेकर। बच्चा आधे टाइम तो इसी में कंफ्यूज रहता है, बैड डेप्ट्स अलाउड होता कि नहीं होता? अरे भैया एक्चुअली बैड डेप्ट है तो अलाउड हो जाएगा, प्रोविजन है तो अलाउड नहीं होगा। बैड डेप्ट फॉर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आपका बिजनेस बंद हो गया, बैड डेप्ट्स नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एट ऑल। बैड डेप्ट्स क्लेम बाय सक्सेसर, सक्सेसर पार्टी ने, आगे जो नई पार्टी बनी, मर्जर ऑफ कंपनी, डीमर्जर ऑफ कंपनी, उस केस में सक्सेसर को अलाउड हो जाएगा। बैड डेप्ट रिकवर्ड, अगर बैड डेप्ट की रिकवरी हो जाती है बाद में तो ऑब्वियसली वो आपकी इनकम कंसीडर होगी, एंड दैट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41(4). फोर्थ है आपका एसटीडी पेड इफ एसएससी शोज स्पेकुलेटिव इनकम। अगर आप स्पेकुलेटिव इनकम दिखा रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस है
उतारो फटाफट एक बार इसको। एसटीडी पेड इफ एसएससी शोज स्पेकुलेटिव बिजनेस, आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ये देखो एसटीडी पेड, दोनों पॉइंट, एसटीडी पेड बाय एसएससी इज डिडक्टेबल। एसटीटी पेड, आपको क्या बोला गया था कैपिटल गेन के चैप्टर में, सर एसटीटी नॉट अलाउड, क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, वो कैपिटल गेन निकाल रहे थे। अब आप चैप्टर कौन से में हो, पीजीबीपी में, दैट मींस बिजनेस के चैप्टर में हो। इस टाइम पर शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड नहीं किए हैं, आपके जो शेयर्स हैं वो कैसे हैं, स्टॉक इन ट्रेड है। Security transaction tax is paid by SSC is deductible if income arising from such a taxable security taxable is included in PGBP not held as investment। और CTT commodity transaction tax obviously allowed हो जाएगा, अगर आप commodity पर दे रहे हो, आप उसको इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं करते हो तो। कैपिटल गेन के चैप्टर में डिसअलाउ किया गया था क्योंकि वहां पर आपकी कैपिटल एसेट्स थी, यहां पर आपका बिजनेस है, बिजनेस में अलाउड, कैपिटल पर डिसअलाउड। बोलिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, सब्जेक्ट टू 43B। अभी पढ़ा था 43B, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ अकाउंट में तो कब अलाउड होगा, एक्चुअल पेमेंट बेसिस, दैट मींस आपको वो खर्चा अलाउ होगा कब, जब आप उसकी बिफोर ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ आरओआई पेमेंट कर देते हो तो अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट को कहता है कि अलाउड है। और अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है if paid before the due date of रिस्पेक्टिव एक्ट, अगर पीएफ एक्ट में पैसा जमा करा रहे हो तो पीएफ एक्ट की ड्यू डेट लगा देना, अगर ईएसआई का पैसा जमा करा रहे हो तो ईएसआई की ड्यू डेट लगा देना। उन एक्ट की ड्यू डेट से पहले आपको वो पैसा जमा कराना होगा, तब जाकर आपको सेक्शन 36 वाली डिडक्शन अलाउड होगी। बोलिए, नोट डाउन हुआ? बैड डेप्ट्स इंसिडेंटल टू बिजनेस, चार्ज एज इनकम होना चाहिए, राइट ऑफ कर सकते हो बुक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट्स आपकी इनकम मान ली जाएगी 41(4) में। बैड डेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिसअलाउड है। सक्सेशन के केस में एंटाइटल टू क्लेम डिडक्शन टू सक्सेसर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड दिस if deposit by the employer before due date। employee contribution for the first include in total income of the employer, जो employee का contribution है वो employer की income बना दी जाती है जब तक वो payment नहीं करता। then deduction is given under this section if sum is received is deposited on or before the due date of relevant fund। हो सकता है आपके दिमाग में एक मिनट के लिए आए, सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉयर को क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि देखिए किसी भी एक्ट में एम्प्लॉय पैसा डालता है, एम्प्लॉयर पैसा डालता है। जो एम्प्लॉय ने डाला खर्चा क्लेम कर लिया, एम्प्लॉय ने डाला वो खर्चा क्लेम कर लिया। यहां पर सर वो खर्चा कैसे, वो तो एम्प्लॉय से लिया और पैसा दे दिया, खर्चा कहां हुआ? नहीं, वो एम्प्लॉय से जैसे ही आया वो आपकी इनकम में आता है और वो अलाउड तभी होगा। अब इनकम मान ली, इनकम बढ़ गई, अब खर्चा करना पड़ेगा, या तो इनकम हटाओ, इनकम को हटा नहीं सकते, एंट्री पास हो चुकी है, पीएनएल में डेबिट कर दो। पीएनएल में डेबिट कैसे कब करोगे? तब आप उसकी पेमेंट कर दोगे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट। इफ इट इज एक्सटेंडेड टाइम 43B नॉट एप्लीकेबल हियर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। ठीक है जी, ठीक है सर।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बोनस कमीशन अगर आप पे कर रहे हो तो भी आपको अलाउड हो जाएगा एम्प्लॉयर को, सेक्शन 36 में। यहीं से शुरू हुआ था। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, obviously stock or shares risk on damage destruction lives of cattle owned by member paid by primary milk cooperative society, health of employees paid by the employer, अलाउड हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। बोलिए जी, सेक्शन 36 भी आपका कंप्लीट हुआ, सेक्शन 36 भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ जी सर। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आज आप क्लास में आए। हाँ जी, मुझे थैंक यू बोलना पड़ता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की समाप्ति की ओर, और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपसे प्रैक्टिस करवाना शुरू करूंगा। आज शाम को लाइव आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।